हेलो एवरीवन। जैसे कि बच्चे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट वर द अटेम्प्ट्स दैट वर मेड टू प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। सबसे पहले अगर सीक्वेंस वाइज अगर हम ध्यान दें तो हमारा डाल्टन आया था पिक्चर में, उसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो छोटी यूनिट होती है। बट देन अगैन हमारे पिक्चर में जो आया वो था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और अचानक से डाल्टन की थ्योरी को हमें क्रिटिसाइज करना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिकल पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। सीक्वेंस बांधेंगे, अगर हमने सीक्वेंस नहीं बांधा तो हम ये चैप्टर को ना बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप से, है ना। तो यहाँ तक बात हुई ना। जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो उसने एक्सपेरिमेंट्स करके इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू जो है उसने निकाल लिया था। परफेक्टली चार्ज क्या होता है वो हमें नहीं पता था, परफेक्टली मास क्या होता है वो भी हमें नहीं पता था। हमें चार्ज बाय मास रेशियो पता था, बट हमें ये पता था कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाला तो वहीं पे आपका गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की भी डिस्कवरी कर ली। कैथोड रे और एनोड रे ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करती हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स। दोनों जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज है, एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड से निकलती है एनोड की तरफ जाती है, एनोड रे पॉजिटिव चार्ज है और एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाती है, राइट। अगैन E/m रेशियो किसी भी कैथोड रे का जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी चीज़ पे जो है डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉन के नेचर को, इलेक्ट्रोड के नेचर को बदलो, चाहे आप गैस जो भी उसमें प्लेस कर रहे हो और नेचर को बदल दो, कैथोड रे का E/m रेशियो फिक्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली तरीके से जो कैथोड रे की फॉर्म में एमिट हुआ है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एनोड रे जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो नहीं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द गैस विच यू आर यूजिंग, राइट। इसका भी जस्टिफिकेशन हम लोगों ने दे दिया था लास्ट क्लास ना। अबाउट दैट जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए, जे थॉमसन गॉट वेरी हैप्पी और जे थॉमसन ने कहा कि भाई मैं बताऊंगा आपको मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम उसने प्रपोज किया और जो उसने मॉडल दिया दैट वाज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। आफ्टर दैट वो इस चीज़ का भी वेट नहीं करा कि इलेक्ट्रॉन का मास और वो पता चल जाए, उसने एटम का स्ट्रक्चर देने में बहुत जल्दी करी और उसने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। बट इवेंचुअली उसके बाद मुलिकन ने ऑयल रॉड एक्सपेरिमेंट किया और उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही है तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम ही होगा और वहाँ से उसने मासेस कैलकुलेट कर लिए। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जो मेरा प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी भारी होता है और प्रोटॉन का मास होता है हमारा 1.62 इंटू 10⁻27 kg, राइट। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई, मुलिकन ने हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बट मॉडल ऑफ एटम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देन काफ़ी सालों तक हमें ऐसे ही लगता रहा कि हमारे पास दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। देन अगैन योर चैडविक कम्स इनटू पिक्चर और उसने बहुत समझदारी का काम किया। उसने मास को इक्वलाइज करना चाहा, क्योंकि हमने बोला कि प्रोटॉन का मास जो है वही सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है उसके सामने। तो वहाँ से उसे पता चला कि जैसे एक हीलियम एटम है वो दो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इवन दो उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो वहाँ से उसने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी और न्यूट्रॉन्स की जब डिस्कवरी हुई, मतलब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आफ्टर जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हुई। एंड ऑफ कोर्स जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में न्यूट्रॉन को घुसाने की कोई जगह नहीं थी, तो मॉडल ऑफ एटम को हमें क्रिटिसाइज करना पड़ा, राइट। तो वही चीज़ है, बहुत जल्दबाजी हमें हर चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी वेरी स्लो एंड स्टडी एंड ऑफ कोर्स विल गोइंग टू डू इट, बट पूरी सारी तहकीकात करके ही हमें किसी कंक्लूजन पर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ तक बात हो गई। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने भी जे थॉमसन का मॉडल जो है क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और उसने जस्टिफाई करा कि हमारी जो रेज हैं वो मेजरली स्ट्रेट जा रही हैं। वो मुझे कह रहा है कि मेरे एटम के अंदर स्पेस एम्प्टी है, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ रेज 20,000 30,000 रे में से एक आधा रे ऐसी आती है जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होती है। वो मुझे बताती है कि मेरा पूरे न्यूक्लियस का जो एटम का जो मास है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको वहाँ पे हम लोगों ने न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम, राइट। यहाँ तक काफ़ी अच्छा था।
रदरफोर्ड हैज़ डन अ वेरी गुड वर्क ऑफ कोर्स, उसने एक्सपेरिमेंट्स करे थॉमसन के जैसे, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और प्लम पुडिंग मॉडल बना दिया, कुछ भी अपना मजे से कुछ भी बोल दिया, नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट्स करे। लेकिन अगेन उसने भी गलती कर दी, उसने जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी वो थी एटम का न्यूक्लियस फाइंड किया। नो डाउट वो बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी थी साइंस में, इससे अच्छी कोई डिस्कवरी नहीं होगी, मतलब एक ब्रेक थ्रू था एक तरीके से अगर हम बोल लें तो। बट अगैन उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन तो इतना हल्का फुल्का सा पार्टिकल है, इसके लिए क्या मतलब मेहनत करनी है, और उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट इज व्हाट इज द मॉडल ऑफ एटम। And then comes the electromagnetic radiation theory, electromagnetism theory of physics, which says whenever a charged particle going to rotate around another charged particle, it will going to emit electromagnetic radiations, और electromagnetic radiations जब emit होंगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है छोटा होगा और वो जाके गिर जाएगा। मतलब वही बात है कि एक ही पॉइंट के आसपास आप बार बार ऐसे घूमते रहोगे तो कितना मर्जी ग्लूकोज पी लो, पर एक ना एक दिन तो आप बैठ ही जाओगे, थक जाओगे, अनलिमिटेड टाइम तो ऐसे नहीं घूम सकते। सेम चीज़ है। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी हमें क्रिटिसाइज करना पड़ा। वाई? बिकॉज वो फिजिक्स का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मतलब जे थॉमसन, रदरफोर्ड आपको ये चीज़ ज़रूर बता रहे हैं कि पहली बार भैया ऐसे ही विश्वास नहीं करना किसी चीज़ पे, यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड देन कोई कितनी भी हल्की चीज़ क्यों ना हो, चाहे कितने भी छोटे सी कोई चीज़ क्यों ना हो, उसको ये नहीं सोचा अरे यार इसको क्या सोचना है, इसको क्या भाव देना, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप लोगों के लिए ज्ञान ये है कि आप लोगों को ऐसे बिलीव नहीं करना कि इसका आंसर ये होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रूफ करना है मैथमेटिकली, तभी किसी फिक्स्ड आंसर पे पहुंचे। और सेकंड जो आपके लिए ज्ञान है वो ये है कि आप ये मत सोचिए अरे ये कौन सा, ये तो बड़ा हल्का फुल्का सा, ये तो मुझे आता ही है। जब आता है ना जो चीज़ पे, जब वो एग्जाम में नहीं आती ना तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो ये आप लोगों के लिए भी इन साइंटिस्टों की कहानियाँ सुनते सुनते आप लोगों को काफ़ी मॉरल ज्ञान मिलता रहेगा, है ना। चलिए, नाउ वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं और वो है कि जब रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम क्रिटिसाइज हो गया तो अभी तक साइंटिस्टों के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि सिर्फ उन्हें इतना पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस वाली थ्योरी क्रिटिसाइज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी क्रिटिसाइज हुई थी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है ना। नाउ बोहर ने जिम्मेदारी ली, नील बोहर, कि भाई मैं ना अपना मॉडल ऑफ एटम दूंगा और वो इन सबसे बेहतर होगा। तो उसने मतलब एक कह सकते हैं ना इंटेलिजेंटली सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उस टाइम पे जो जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जो जो नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते थे, उसने हर एक पहलू को जो है आराम से परखा और हमें भी उन सारे पहलू को जो है स्टडी करना है। सबसे पहली चीज़ जो उसने स्टडी करी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बोहर ने अपना मॉडल देने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। इसको एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको एक फ़ाइट लड़ने जाना है, आपको एक मैच लड़ना है किसी के साथ, आपका कोई अपोजर है, लेकिन अगर आपको उसके साथ जीतना है तो आपको उसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तभी आप उसके साथ इफेक्टिव फाइट कर पाएंगे, है ना। एकदम से आपको पता होगा, जैसे आपको सपोज जेई का पेपर देना और आपको पता ही नहीं है पैटर्न क्या और एकदम से बैठ गए एग्जाम में, तो हो गया ना बंटाधार। तो आपको हमेशा एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बोहर को अपना मॉडल देना था तो उसे जो है अपने आप को प्रिपेयर करना था सारी चीज़ों को लेके, ताकि उसका मॉडल, उसकी कोशिश थी कि उसका मॉडल जो है इनमें से काफ़ी सक्सेसफुल बने, और काफ़ी बना भी थी। परफेक्ट नहीं था बट सक्सेसफुल था, काफ़ी सक्सेसफुल था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम भी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में एक ही प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। तो पता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस बला का नाम है, तो जब पता होगा तभी तो हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली जो थ्योरी है उसको भी हम सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे बेटा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रो से मुझे समझ आया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक से मुझे समझ आया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड्स जो है प्रेजेंट होती हैं। मतलब इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोल सकते हैं these waves have
इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, both are present perpendicular to each other and propagating perpendicular to the direction of propagation of waves. Now what does this mean? लेट्स इमेजिन कि हमारी जो वेव है वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, मतलब x डायरेक्शन में जो है चल रही है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर रहेंगी। तो लेट्स से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर xy प्लेन में है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड yz प्लेन में होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। दैट मीन्स अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में होंगे। तो ये वाला प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरीके की जो रेडिएशंस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। हालांकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होती है, बट है तो ये वेव ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी नो आर ऑब्वियसली वेव। तो अगर ये वेव है तो इनके लिए जो टर्मोलॉजीज होती है वेव की वो वैलिड होनी चाहिए। वेव्स के लिए, किसी भी वेव के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वेव लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय वेव लेंथ? वेव लेंथ होता है लेंथ ऑफ अ वेव। वेव का लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय वेव का लेंथ? देखिए वेव जो होता है, हमेशा याद रखिए, एक वेव जो होता है उसके अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है। दिस इज पर्टिकुलरली वन वेव, राइट। बट जब वेव्स निकल रही हैं तो बहुत सारी वेव्स होंगी एक साथ, ऐसे 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 बहुत सारी वेव्स है, ठीक है। तो ये वेव है मेरी बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे क्रेस्ट और ट्रफ है। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ अ वेव, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ है। बट क्या हमेशा यही होता है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस एक लेंथ और वेवलेंथ होता है? नहीं। देखिए जो डिस्टेंस यहाँ अगर आप देख रहे हैं ये भी वेवलेंथ है। अगर आप दो क्रेस्ट ले लें बगल बगल वाले, इनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है। दो ट्रफ ले लें, इनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है। एक वेव में एक पॉइंट लें और दूसरे वेव में भी उसी जगह एक और पॉइंट लें, उनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ बेसिकली डिफाइन होता है एक वेव का लेंथ, जो कि लेंथ होता है मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का लेंथ, ये वेवलेंथ होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि मेरी वेव हमेशा एक क्रस्ट और एक ट्रफ से शुरू हुई हो सकता है मेरी वेव आधे क्रस्ट और आधे ट्रफ से, मतलब आधा क्रस्ट या आधा क्रस्ट और एक ट्रफ से शुरू हुई हो, कैसे भी हो सकता है ना। मुझे ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने सिंपल सी एक बात बोली वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए। अगर आप ये एक वेव मान रहे हो, दिस इज वन वेव, सिमिलरली यहाँ से शुरू होके ये आज दूसरी वेव पे गए, तो यहाँ से यहाँ एक वेव हुई, यहाँ से यहाँ दूसरी वेव हुई, है ना। तो इस पूरे का लेंथ कितना हो गया? ये दो वेव्स का लेंथ कितना हो गया? 2 लैम्डा। अगर लैम्डा एक लेंथ का वेव है तो दो लेंथ का वेव्स का डिस्टेंस क्या हो गया? 2 लैम्डा। बात क्लियर हुई? अच्छा एक चीज़ और, अब ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर ये 2 लैम्डा है तो सिमिलरली हमने क्या किया, लैम्डा क्या हुआ मेरा इतना, इतना वैल्यू ये लैम्डा, इतना वैल्यू ये लैम्डा, और ये टोटल मिलकर हुआ 2 लैम्डा। यही मैंने लिखा है ना। अब सोचो इस क्रस्ट पे, ये जो क्रेस्ट है इसके डाउनफॉल होने पे मैंने एक पॉइंट लिया, सिमिलरली दूसरी वेव का एक क्रेस्ट के डाउनफॉल होने पे आपने एक और पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जो है बेटा वो लैम्डा ही होगा। तो मतलब एक वेव पे कोई एक पॉइंट एग्जैक्टली सेम पॉइंट दूसरी वेव पे अगर आप ले रहे हो, उनके बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा ही होता है, जिसको मैं लेंथ ऑफ अ वेव। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हम लोगों को टर्मोलॉजी समझ आ गई कि वेवलेंथ क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टर्मोलॉजीज़ की तरफ चलते हैं। हालांकि ये टर्मोलॉजीज़ हम लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, बट अगैन इससे पहले कि हम हायर लेवल पे मूव करें, हमें इन सब के साथ वापस से जो है कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टर्मोलॉजी दैट वी हैव इज फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली एक वेव जो है जा रही हो। फ्रीक्वेंटली मतलब
अगर सपोज आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया तो कितनी बार उस पॉइंट से, कितने नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट से बार बार एक यूनिट टाइम में जो है कितना जा रहे हैं, वो उस वेव का फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम अ वेव इज मूविंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम, या फिर इन 1 सेकेंड, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ वेव्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, passing through a particular point, number of waves passing through a particular point in 1 second is termed as frequency of wave. Now frequency is of course 1 upon time period, जो भी time period होता है उसका 1 upon होता है, मतलब एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार पास कर रही है, वही हमारा जो है फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मैं बोलूँ लाइट की बात करूँ तो लाइट की जो स्पीड होती है, सी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लिखी जाती है एज सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आर लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। तो सी विच इज स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ पर सेकेंड। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ सी अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा इज ऑल्सो डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्सप्रेशन भी हम याद रखेंगे, सी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर वो लाइट नहीं है, लेट्स से कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देन आप यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं। वी इज वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सी स्पेसिफिकली द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो 2 टर्म्स आ गए हमारे पास। तीसरी टर्म हम और एक स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर बच्चे, वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज न्यू, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि अगर वेवलेंथ की बात करेंगे, क्योंकि वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट डिस्टेंस का होगा मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे डिस्टेंसेस का जो यूनिट होता है वही इसका यूनिट होगा। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा टाइम का इन्वर्स, मतलब सेकेंड इन्वर्स या फिर मिनट इन्वर्स, लाइक दिस। और सेकेंड इन्वर्स को बेटा हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो यही हमारा जो है टाइम का जो है यूनिट होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेव नंबर, वेव नंबर बहुत सिंपल है। इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको रेसिप्रोकल हम बोलते हैं वेवलेंथ का। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा मेरा वेवलेंथ हुआ, जिसको मैं न्यू बार से जो है रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और अगर मैं इसकी यूनिट देखूंगी तो जो भी डिस्टेंस का यूनिट है, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एक्सेट्रा, उसी का इन्वर्स हो जाएगा, बिकॉज ये वेवलेंथ जो है का जो है इन्वर्स। बात क्लियर हुई? मेजरली जो है यही 3 टर्म्स जो है आपकी जो है आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी होंगी। तो ये एक्सप्रेशंस आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। एवरी लाइट दैट यू सी अराउंड यू इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो बल्ब से लाइट आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है, हर भी आप जो भी लाइट यहाँ देख रहे हैं बेटा, वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अभी तक हम वेव्स ही मान रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग इट एज अ वेव। तो अगर वेव है तो उसकी टर्मोलॉजी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर भी हमें पता चल गया। यहाँ तक बात हमें क्लियर होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कि कितने तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास होती हैं। कितने तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेरे पास होती हैं? तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, काफ़ी सारे तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेरे पास अवेलेबल होती हैं। जैसे कि कॉस्मिक रेज होती हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। गामा रेज जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। हमारे पास जो एक्स रेज होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। एक्सरे कराने जाते हैं ना, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। यूवी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। यूवी लाइट मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड विजिबल, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इसके बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड रेडिएशन, IR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन।
फिर हमारे पास आती है माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव अवन के अंदर हमारे पास रेडिएशन होती है वो माइक्रोवेव्स होती है। फिर लास्ट में हमारे पास आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स भी होती है जो आपके, जो हम रेडियो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, है ना, वो सारी की सारी रेडियो वेव्स होती है। ये सारी तरीके की वेव्स जो बेटा आपने यहाँ सामने देखी है, ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, यही सारी तरीके के रेडिएशन जो हैं हम रिसीव कर रहे हैं किसी ना किसी सोर्स से। एक्सरे का अलग सोर्स होता है, विजिबल लाइट को देखने का ये बल्ब का सोर्स है, सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सारी दे रहा है, यूवी भी दे रहा है सन हमें और विजिबल भी दे रहा है। तो सारी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें कोई ना कोई किसी सोर्स से जो है मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस मैंने, अगर मैं कॉस्मिक रेज से चलूँ रेडियो वेव्स की तरफ, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने इंक्रीजिंग वेवलेंथ में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जो है अरेंज करी है ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब थोड़ी सी मुझे चीजें समझनी है यहाँ पे कि अगर लैम्डा बढ़ रहा है, तो अभी मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ऑब्वियसली घटेगी। तो अगर ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, मतलब ये सारी चीजें क्या है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है। और ये जो अरेंजमेंट है, आपको याद होगा जब भी मैं किसी भी चीज़ को अरेंज करती हूँ, आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी पढ़ा होगा अपने बचपन में, और आगे भी आप पढ़ेंगे जैसे आप हायर क्लासेस में आते जाएंगे। तो जो भी अरेंजमेंट होता है बेटा, उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट जो होता है उसे स्पेक्ट्रम या फिर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। तो ये सारी की सारी रेडिएशंस का जो ये बन गया, ये क्या बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which I have arranged in increasing order of wavelength. Now there are certain things which you need to understand. हमारी eyes are only accepting विजिबल लाइट, मतलब मैं सिर्फ विजिबल रीजन ऑफ लाइट से जो है चीज़ें देख सकती हूँ। मेरी आइज़ उन्हीं के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। मैं यूवी लाइट्स को, इंफ्रारेड लाइट्स को नहीं देख सकती। और जो विजिबल लाइट है जो आपको यहाँ दिख रही है, इस विजिबल लाइट को अगर मैं थोड़ा और विस्तार से करूँ, तो ये जो विजिबल लाइट है ये 7 कलर से जो है लेकर बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, which starts from around like 400 approximate values है 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 720 या 800 नैनोमीटर तक जो है ये लाते हैं। इसका मतलब यूवी के बाद जो विजिबल लाइट है, विजिबल में सबसे पहले वॉयलेट कलर की लाइट आएगी, फिर इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। और रेड के बाद सारी रेडिएशंस कौन सी होंगी, इंफ्रारेड। डू यू अंडरस्टैंड? तो जो विजिबल लाइट है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट लाइट, विच इज मेड अप ऑफ कलर्स एंड आईज आर सेंसिबल फॉर कलर्स, आर आईज कैन सी कलर्स, इज एक्चुअली विजिबल लाइट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख सकती हूँ, विजिबल रीजन ऑफ लाइट को ही देख सकती हूँ। बट दैट डज नॉट मीन कि अदर रेडिएशंस नहीं है, अदर रेडिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आई? और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि ये जो है आपने स्पेक्ट्रम लिखा इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा स्पेक्ट्रम इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में हुई हो सकता है कई किताबों में आपको उल्टा दिख रहा हो, मतलब यहाँ पर वो रेडियो वेव से शुरू करके फिर कॉस्मिक रेज पे जाए और बोलते हैं हमने डिक्रीजिंग वेवलेंथ करा है। डज नॉट मैटर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट, चाहे वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में हो चाहे डिक्रीजिंग की फॉर्म में, डज नॉट मैटर। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अरेंजमेंट किया वो कैसे किया, राइट। तो यहाँ से आपके पास सवाल आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी है, इसमें से सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कौन सी है, लाइक दिस। तो आप ये स्पेक्ट्रम को जो है ध्यान रख लीजिए, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। बात क्लियर हुई? तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा रेडिएशंस हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, इनके कोई ना कोई सोर्स है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं मेरे पास। ये सब बोहर ने स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया। अब एक चीज़ जो फंसी वो ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको भी मैंने यही पढ़ा है और आप भी यही समझोगे कि ये रेडिएशंस क्या है बेटा, वेव हैं। These are waves, that's why we are studying their wavelength, we are studying their frequencies and all. These are just waves, है ना। तो ये चीज़ हमें ज़रा थोड़ा समझनी पड़ेगी कि ये सारी रेडिएशन वेव्स हैं, अभी तक हम ये मान रहे हैं। But then there was a problem, and the problem was there was two effects. One was black body radiation
एक और फिनोमिना हुआ जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर यूवी कैटास्ट्रोफे के नाम से भी जाना जाता है, और एक फिनोमिना हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों ही फिनोमिना ने हमारा सोचने का नज़रिया सब कुछ बदल दिया। हम जो सारी चीज़ें सोच रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, वो इन दो फिनोमिना ने बदल दी। हम पढ़ेंगे ये फिनोमिनास क्या है, लेकिन अभी तक टिल नाउ व्हाट वी आर assuming, what are our assumption? Our assumption is electromagnetic radiations are wave, और वेव्स की एनर्जी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। एनर्जी इज कॉन्टिन्यूस। इन सब की एनर्जी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली आई जा रही है मेरे पास। ऑब्वियसली अगर ये लाइट जल रही है और लाइट यहाँ से वाइट लाइट मेरे को दे रही है, तो वाइट लाइट की कॉन्टिन्यूस एनर्जी मेरे पास आ रही है। ऐसे थोड़ी आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, नहीं, कॉन्टिन्यूस एनर्जी आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक में आ रही हो कि अभी आ गई फिर नहीं आई। आप कोई भी सोर्स लो, आप बल्ब लो या कोई भी सोर्स लो, उससे आपको जो लाइट एनर्जी मिलेगी, जो भी एनर्जी मिलेगी, वो आपको ऐसा लगेगा कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रही है, बिकॉज वेव्स की एनर्जी कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये दो अजम्पशंस हम ऑलरेडी मान के चल रहे थे, बिकॉज हम रेडिएशंस को वेव मान रहे हैं। बट ये दो फिनोमिना जैसे मेरे सामने आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जितना हल्का हम समझ रहे थे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड निकला, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आती रहे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। द मोर यू गेट डीप इनटू समथिंग, द मोर यू गेट द डिफरेंट फिनोमिनास टू सी। एंड ये क्यूरियोसिटी ब्रेन साइंटिस्ट के अंदर होता है कि वो अगर किसी चीज़ के अंदर मतलब जाते ही रहते हो। जब तक ये कुछ नहीं मिल रहा था तब तक हाँ सब लोग यही मान रहे थे, अभी भी जो हम लोग मान रहे हैं वही हो सकता है। अगर कोई साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं करता, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है और रदरफोर्ड का मॉडल ही हम मान के हाँ भैया यही एटम होता है। बट सीरियसली जैसे जैसे साइंस एडवांस होगी, आपको अपनी पुरानी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, मूव आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलते नहीं अपने पास्ट को मूव ऑन करो। एग्जैक्टली सेम हैपन्स इन साइंस। द मोर साइंस गेट वाइडन, द मोर इट गेट इनटू आवर डेली लाइफ. You have to move over the past, you have to move over what you have already thought, you have to accept the new things. Acceptance of fact is very important, right? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Now let's move on to the next thing. What was black body radiation and what was UV catastrophe that actually gave us a new lightning? तो सबसे पहले हम black body radiations को समझ लेते हैं। Now सबसे पहली बात, what is a black body? एक black body क्या होती है? black body, देखिए ये कोई racist thing नहीं बोल रही मैं। black body does not mean a body which is black. No, black body basically means a body which has a capacity of emitting all the radiations of different wavelength. मतलब एक ऐसी बॉडी जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और सारी वेवलेंथ ऑफ एनर्जी को जो है एमिट करती है। मतलब वो सारी वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जितनी भी वेवलेंथ आपने देखी। मतलब आप सोचो कॉस्मिक गामा, सारी वेवलेंथ, सारी लाइट की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, तो सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है और सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करती है? एमिट करती है। ये 100% एब्जॉर्बर होती है और 100% एमिटर होती है। अब एब्जॉर्ब ये एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकती है, बट एमिट रेडिएशंस की फॉर्म में करती है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस को ये एमिट करती है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है ज़रा सोचिए। ब्लैक बॉडी जो होती है 100% एब्जॉर्बर एंड 100% एमिटर। एमिटर, 100% एब्जॉर्बर एंड 100% एमिटर। कुछ चीज़ें समझते हैं। मैंने क्या बोला? लेट्स से ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है। इस ब्लैक बॉडी को मैं कुछ एनर्जी दूंगी और वो एनर्जी मैं इन टर्म्स ऑफ हीट दे रही हूँ, मतलब बहुत सारी हीट एनर्जी दूंगी, तो सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। और जब मैं इसका टेम्परेचर हटाऊंगी, मतलब जब एमिट करने की बारी आएगी, तो इट विल एमिट ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। वो सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगी? एमिट करेगी।
ये खास बात होती है ब्लैक बॉडी की, आप उसको जितना हीट करके उसे जितनी एनर्जी देते हो वो सारी जितनी भी एनर्जी उसने ली होती है रेडिएशंस की फॉर्म में, मतलब थर्मल रेडिएशंस को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करती है। थर्मल रेडिएशंस इनटेक करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करती है, और सारी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एमिट, ठीक है ना। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा सन। सन इज अ एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। तभी मैंने आपको बोला सन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, खूब हीट है उसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी हीट एनर्जी है, और वो सारी हीट एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें दे रहा है। तो मैंने आपको बोला ना, सन से हर तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही थी, यूवी भी निकल रही है, एक्स रेज भी निकल रही है, कॉस्मिक रेज भी, सब निकल रही है, लेकिन हमारी धरती तक विजिबल लाइट या यूवी लाइट ही पहुंच पाती है, प्रोटेक्शन है, ओजोन लेयर एंड ऑल दैट स्टफ, एंड हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख पाती है ना। सन इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। सन का हाई टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि इतना हाई टेम्परेचर उसके अंदर है कि उसके अंदर खूब सारी एनर्जी, और सारी एनर्जी और वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो क्या कर रही है, इमिट कर रही है। सन इज अ ब्लैक बॉडी। सिमिलरली अगर आप एक हीटेड आयरन रॉड लो और धीरे धीरे उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओ, तो अगर आप कभी, मतलब आप तो ऑफकोर्स ये करके नहीं देख सकते एक्सपेरिमेंट में, बट ऐसा आपने थोड़ा सा शायद नोटिस भी किया हो, अगर आप किसी लोहे की दुकान या कहीं सुनार के वहाँ पे, मतलब नॉट सुनार, लोहे वाले जो भी होते हैं उनके वहाँ देखा हो, तो जब आयरन रॉड को हम लोग हीट करते हैं, है ना, जब हम उसे हीट करते हैं तो कलर बदलता है, येलो से जाके जो है एकदम डीप रेड कलर उसका हमें दिख रहा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लूइश साइड भी हो जाता है, तो बहुत कलर जो है ना उसका बदलता है। अगर आप रॉड को धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो, हाई टेम्परेचर पे उसे कर दो, तो कलर उसका बदलता है, बिकॉज अ हीटेड आयरन रॉड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ लिखते हैं अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ हीटेड आयरन रॉड। हीटेड आयरन रॉड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, ब्लैक बॉडी। हीटेड आयरन रॉड इज अ ब्लैक बॉडी, सन इज अ ब्लैक बॉडी, सारी हमारी जो होती है वो ब्लैक बॉडीज होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सन एंड अ हीटेड आयरन रॉड इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। नाउ लेट्स एनालाइज दीज थिंग्स। एक ब्लैक बॉडी डिफरेंट तरीके के रेडिएशंस ऑफ लाइट को एमिट करते हैं, यहाँ तक हम समझ गए। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था समझेंगे। हमने एक ब्लैक बॉडी ली और वो जितनी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट कर रही है वो सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिकॉर्ड किया, और साथ साथ जो भी वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट कर रही है उन सब की क्या क्या इंटेंसिटी है उनको भी रिकॉर्ड किया। तो वी हैव ड्रॉन अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच अ ब्लैक बॉडी इज गिवन टू अस। आप कोई भी एक ब्लैक बॉडी एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर आयरन रॉड लेट्स से एज्यूम किया और उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा या कुछ हायर टेम्परेचर पे हीट किया। मैंने देखा कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट वो एमिट कर रही है और उनकी क्या क्या इंटेंसिटी है। फिर और हायर टेम्परेचर पे हीट किया, आई डिड द सेम थिंग, और हायर टेम्परेचर पे हीट किया, आई डिड द सेम थिंग, राइट। तो वेवलेंथ प्लस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो हमने क्या, इसको थोड़ा सा बेटा, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन जो है हल्का ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ना आए तो आगे पीछे ज़रूर करना वीडियो को। हमने क्या किया, हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट जो ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है वो सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट वर्सेस हर वेवलेंथ ऑफ लाइट की क्या इंटेंसिटी वो एमिट कर रही है उसको चेक करा बाय हीटिंग अ ब्लैक बॉडी टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैंने एक टेम्परेचर हीट करा, आई डिड द सेम थिंग, फिर और उसका टेम्परेचर बढ़ाया, वही रेडिएशंस वो एमिट करेगी बट उनकी इंटेंसिटी में क्या फ़र्क आ रहा है वो सारी चीज़ें मैंने चेक करी। तो मैंने लेट्स से एक ब्लैक बॉडी को हीट करा एंड देन एट अ टेम्परेचर T1 आई सॉ दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ कि वो दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है इसको जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसको एमिट करिए λ1। तो λ1 है द वेवलेंथ विच इज हैविंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट। थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसे ताकि आपको समझ आए। नाउ सिमिलरली मैंने टेम्परेचर जो है और बड़ा किया, तो जब मैंने टेम्परेचर और बड़ा किया तो मेरा जो ग्राफ है थोड़ा सा और इस तरीके से शिफ्ट हो गया। दिस इज T2 एंड T2 इज हायर देन T1। मतलब अब वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है अब लोअर की तरफ शिफ्ट हो गई, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो λ2 इज ऑफकोर्स स्मॉलर देन λ1। फिर मैंने और हाई टेम्परेचर पे हीट करा तो मैंने देखा ये जो है और लेफ्ट की तरफ ये ग्राफ जो है जाता जा रहा है। दिस इज एट टेम्परेचर T3
एंड फाइनली थोड़ा सा वियर्ड सा बन गया, बट इट्स नॉट दैट, समवॉट लाइक दिस, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब वो यहाँ कहीं पहुँच गई है, λ3. λ3 इज इवन लेस देन λ2. तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिख देते हैं. ऑब्जर्वेशन तभी तो कंक्लूजन समझेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या है समझिए. ऑब्जर्वेशन है एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वेवलेंथ हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ ऑफ लाइट विद मैक्सिमम इंटेंसिटी. ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ, मतलब ऐसी वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है. मतलब वो लोअर वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी से जो है दे रहा है. और इस तरीके से अगर मैं देखूं तो लेट्स से मैंने इनकी कुछ वैल्यूज आपको दे दी हैं. ये लेट्स से आपका कुछ 900 नैनोमीटर के आसपास है. ये अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से मैंने शिफ्ट करा तो ये हो गया मेरा कुछ 850 नैनोमीटर, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होगा मेरा 700 नैनोमीटर्स. और आपको पता है कि 400 से 800 के बीच में विजिबल लाइट रहती है. इसका मतलब विजिबल रीजन को अगर मैं बोलूँ तो विजिबल रीजन कुछ ना कुछ यहाँ होगा. दिस इज व्हाट इज माय विजिबल रीजन, राइट. यहाँ से लेट्स से यहाँ तक मेरी विजिबल लाइट है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. तो ये हो गया मेरा 800 नैनोमीटर. ये ए और ये बी ले दिया. तो ए बी का जो रेंज है वो विजिबल रीजन का लाइट है. ये ए, ये बी, और इसके बीच में मैं कलर्ड कर रही हूँ. तो ये मेरा विजिबल लाइट का रीजन है, विजिबल. क्योंकि विजिबल लाइट मेरी कहाँ से कहाँ रहती है, वो रहती है मेरी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, और 700 नैनोमीटर समवॉट 400 और 800 के बीच में आ रहा है. और ये 700 नैनोमीटर लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी की वो इस टेम्परेचर पे दे रहा है. इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है. इसका मतलब ये है कि ये विजिबल है, इसका मतलब ये हायर वेवलेंथ सारी की सारी इंफ्रारेड की है. तो लोअर टेम्परेचर में, लोअर टेम्परेचर पे कोई भी एक ब्लैक बॉडी जो है वो हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट कर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी से. मतलब हो सकता है आईआर रीजन में या फिर कोई भी हायर वेवलेंथ रीजन की लाइट को एमिट कर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी. आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वो वेवलेंथ जो है डिक्रीज होते होते कुछ बहुत हायर टेम्परेचर पे, जैसे सन के लिए ये हायर टेम्परेचर T3 जो होता है 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. तो सन का टेम्परेचर जब 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो एक्चुअल उसका टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे वो सारी जो लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी से एमिट कर रहा होता है वो विजिबल होती है. इसलिए हमें सन की रोशनी में सब चीज़ें नजर आती हैं. और जहाँ सन की रोशनी खत्म होती है वहाँ हमें चीज़ें नजर नहीं आने लगती, अंधेरा होने लगता है. क्योंकि सन एक ब्लैक बॉडी है, और सन के लिए भी अगर ये चीज़ ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ऐसा देखा जाता है कि सन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हायर टेम्परेचर. और हायर टेम्परेचर जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस सन के लिए जो रिपोर्ट किया गया है, उस टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो सन एमिट कर रहा होता है वो विजिबल रीजन में होती है. क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर हाई करते हो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है विजिबल की तरफ शिफ्ट होने लगती है, फ्रॉम आईआर टू विजिबल. क्लियर होगी बात ना. ऑब्वियसली इससे भी अगर मैं हायर जाऊंगी तो ये और इधर शिफ्ट होगी, मतलब समवॉट नियर यूवी. क्योंकि अगर ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर आपका विजिबल है तो 400 से पहले जो भी लोअर वेवलेंथ होंगी वो यूवी रेडिएशंस होंगी, है ना. अब यहाँ तक तो हमें सिनेरियो समझ आ गया, पर मैं इससे क्या इंटरप्रेट करना चाह रही हूँ. मैं ये इंटरप्रेट करना चाह रही हूँ कि अगर मैं फिजिक्स यूज करूँ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, वेव थ्योरी जो फिजिक्स की थ्योरी है उसके हिसाब से वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. मतलब जो भी लाइट की इंटेंस वेवलेंथ अगर हायर वेवलेंथ है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी. जैसे जैसे आप लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते रहोगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती रहेगी, जो कि मुझे दिख रहा है भाई हायर वेवलेंथ की तरफ इंटेंसिटी कम है. और जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं लोअर वेवलेंथ की तरफ जाऊंगी मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो ये वाला पोर्शन जो ग्राफ का है, चाहे T1 पे वाला देखो, चाहे T2 वाला देखो, चाहे T3 वाला देखो, ये वाला पोर्शन जिसमें वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशन है, वो ग्राफ तो मेरा फिजिक्स बता ही रहा है. सॉरी, वो ग्राफ तो मेरा फिजिक्स बता रहा है, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से वेवलेंथ और इंटेंसिटी का जो ग्राफ आना चाहिए वो इनवर्सली रिलेटेड लाइक दिस आना चाहिए. और ये वाला पोर्शन तो मेरा लॉन्गर वेवलेंथ पे आ ही रहा है. लेकिन फिजिक्स अगर सही है, सोचो फिजिक्स अगर सही है तो अगर मैं और हायर टेम्परेचर की तरफ कर दूं तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए और ऐसे ऐसे चला जाना चाहिए. मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स
ग्राफ सिर्फ ऐसा होना चाहिए, मतलब, और जब मैं एकदम लोअर वेवलेंथ की तरफ आऊं तो मेरी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम हो जाए लाइट की, पर ऐसा नहीं हो रहा ना। क्यों? क्योंकि मेरा जो रियल ग्राफ है वो इंक्रीज करके और डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो डिक्रीज वाला पोर्शन है ये मेरा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा क्लासिकल फिजिक्स के इस इक्वेशन से। समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर रही है, थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनना। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर आप लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़नी चाहिए, मतलब लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी से निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब जब आप इंफ्रारेड हायर वेवलेंथ से विजिबल की तरफ आ रहे हो, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। किसी भी ग्राफ के लिए, चाहे T3, T2, T1, किसी के लिए भी देखो ये बढ़ रही है, लेकिन हर ग्राफ मैक्सिमा के मिलने के बाद नीचे घट रहा है। और ये चीज़ इसने एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि इसके लिए तो इन्फिनाइटली बढ़ती रहनी चाहिए फिजिक्स के हिसाब से, बट हमारी इन्फिनाइटली नहीं बढ़ रही और डिक्रीज हो रही है। और इसी पर्टिकुलर चीज़ को बेटा हम यूवी कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। यूवी कैटास्ट्रॉफी हमने इसे नाम क्यों दिया है? क्योंकि यूवी लाइट्स लोअर वेवलेंथ की होती हैं, और अगर फिजिक्स सही है तो अगर आप और यूवी लाइट की तरफ पहुंचोगे तो यूवी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जानी चाहिए? बहुत हाई हो जानी चाहिए। यूवी से और नीचे आओगे तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा जनरली नहीं होता। हम जैसे ही ये विजिबल के पहले यूवी भी पहुंचेंगे हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। रियली में इंटेंसिटी यूवी रीजन वाली जो है एक्सप्लेन नहीं हो रही इस फिनोमिना से। यूवी रीजन वाली जो चीज़ है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, इसलिए से यूवी कैटास्ट्रॉफी बोला जाता है। अब सोचो एक बार, अगर ये चीज़ सही है तो आप माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स में आप टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 ऐसा करके आप जब बेकिंग करते हैं आप हायर टेम्परेचर्स की तरफ जा सकते हैं। कभी माइक्रोवेव ब्लास्ट होते हुए देखा है? चाहे कितना भी हायर टेम्परेचर मैं कर लूँ वो ब्लास्ट तो नहीं होता ना। बट अगर ये फिजिक्स सही है तो अगर आप माइक्रोवेव को लोअर टेम्परेचर्स, मतलब आप किसी एक टेम्परेचर पे जो माइक्रोवेव को है आप चला रहे हैं, लेट्स से आपने 900 डिग्री सेल्सियस की तरफ चलाया, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जो हीट है, क्योंकि आप 900 डिग्री सेल्सियस पे चलाओगे तो हीट एनर्जी मिलेगी। जब हीट एनर्जी मिलेगी तो माइक्रोवेव भी जो एक ब्लैक, उसके अंदर भी एक ब्लैक बॉडी होती है जो हीट अप हो रही होती है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, वो जो ब्लैक बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और रेडिएशंस एमिट कर रही है। अब जो वो रेडिएशंस एमिट कर रही है तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट अगर और हायर हमने कर दिया, मतलब और हम आगे चले गए और हायर टेम्परेचर पे चले गए, तो जब वो इंटेंसिटी यूवी में पहुंच जानी चाहिए, जब वेवलेंथ लाइट जो यूवी की एमिट होनी चाहिए उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होनी चाहिए, तो माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जानी चाहिए। माइक्रोवेव तो ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि यूवी रीजन पे पहुंचते ही इंटेंसिटी घट जाती है। देखिए विजिबल के बाद यूवी में इंटेंसिटी आपकी घट रही है, और अगर फिजिक्स सही है तो यूवी में भी आपकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जानी चाहिए। और अगर आप ऐसे ऐसे हायर टेम्परेचर करते रहोगे, जब लैम्डा मैक्सिमम यूवी में पहुंच जाएगा तो उस टाइम इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए और हर एक चीज़ ब्लास्ट हो जानी चाहिए। तो आप बल्ब का जो फिलामेंट है, बल्ब में जो आपका फिलामेंट लगा होता है वो भी एक तरीके से ब्लैक बॉडी होता है, लेकिन वो भी ब्लास्ट नहीं होता। तो ये सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हमारी इस ग्राफ के साथ थी, लेकिन मैथमेटिकली जो इक्वेशन मेरे पास थी वो इस ग्राफ को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। इस डिस्क्रिपेंसी को हम जो है बोलते हैं यूवी कैटास्ट्रॉफी। अब थोड़ा और अच्छे से मैं समझाती हूँ उसे, और क्लियर मैं करती हूँ उसे। तो फिर अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मुझे दिया प्लैंक्स ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें जो है प्रोवाइड किया ना। प्लैंक्स का सोल्यूशन क्या था? इसकी सारी इंक लीक हो रही है। प्लैंक्स ने हमें सोल्यूशन क्या दिया? प्लैंक्स ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया मुझे। हाइपोथेसिस था, पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, electromagnetic radiation energy is not continuous, instead it is discontinuous and available in form of small packets known as quanta। ये क्या हो गया भैया? हम तो ये मान रहे थे कि हमारी वेव्स और वेव्स की एनर्जी कॉन्टिन्यूस होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी रेडिएशन, ये भी वेव्स है, तो इनकी भी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस। बस ऐसा नहीं हुआ।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है और छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जिन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। थोड़ा सा और समझते हैं। प्लैंक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से। तो अगर मैं कोई एक क्वांटा लूँ, उसकी एनर्जी, वन क्वांटा की जो एनर्जी होगी, उसको अगर मैं ये हटाऊं तो मैं यहाँ पे h एक कांस्टेंट लगा सकती हूँ, न्यू। h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी उसने दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड। दिस इज व्हाट इज माई प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर सपोज मेरे पास n क्वांटाज हैं, क्वांटाज हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एक क्वांटा की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ क्वांटाज जितने भी अवेलेबल हैं, तो ये मेरी टोटल एनर्जी हो जाएगी। एक चीज और इसने ये बोली कि इन केस ऑफ लाइट, क्वांटा इज नोन एज, क्वांटा को आप फोटोन भी बोल सकते हो, तो लाइट को आप फोटोन भी बोल सकते हो। तो लाइट के केस में आप क्वांटा को फोटोन भी बोल सकते हो। क्वांटा एंड फोटोन आर द सेम थिंग। नाउ इसका नजरिया जो था वो काफी डिफरेंट था, और इसने जो इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को जब इस ग्राफ की इक्वेशन में प्लेस किया गया, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाई। अब कैसे एक्सप्लेन करी है वो मेरे करिकुलम का पार्ट नहीं है, मुझे वो डेरिवेशन नहीं करनी, लेकिन इस ग्राफ की जो इक्वेशन आई, उस ग्राफ की इक्वेशन में इंटेंसिटी से जब एनर्जी निकाली गई और एनर्जी में h न्यू डाला गया, तो ये ग्राफ की इक्वेशन जो है वेल एक्सप्लेन हो गई। इसका मतलब E = h न्यू वाली इक्वेशन सही है, और ये इक्वेशन सही है, इसका मतलब आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस ना होके क्वांटा है। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, मतलब कॉन्टिन्यूस, क्वांटा, और इनफैक्ट इस हाइपोथेसिस को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज दिस? आप ये सोचिए कि मैं बेहोश हो गई हूँ और हॉस्पिटल में जब मुझे ले जाया गया तो मुझे एनर्जी दी गई, मतलब ग्लूकोज चढ़ाया गया। तो ग्लूकोज दो तरीके से चढ़ाया जा सकता है, एक तो आप ड्रिप लगा दें, तो जब आप ड्रिप लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है मिलता रहेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। अदरवाइज आपको बोला गया कि मैडम आप बिल्कुल ठीक है, आप एनर्जी लीजिए, आप ग्लूकोज के बिस्किट खाइए। तो जब मैं पार्ले जी वाले ग्लूकोज के बिस्किट खाऊंगी तो एक बिस्किट खाऊंगी, एक सफिशिएंट एनर्जी मिली x जूल, दूसरा खाऊंगी दोबारा x जूल, 3 बार खाऊंगी तो 3x जूल, 4 बार खाऊंगी तो 4x जूल, 100 खा लूंगी तो 100x जूल। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, या फिर डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वो बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है प्लैंक, तुम ये सोच रहे हो कि ये बल्ब से लाइट ऐसे ऐसे करके कॉन्टिन्यूसली तुम्हारे पास आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बल्ब से लाइट एक क्वांटा की फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में आ रही है। एक फोटोन आपकी आंखों में पड़ता है, आपको कुछ नजर आता है, फिर दूसरा फोटोन पड़ता है, फिर तीसरा फोटोन पड़ता है, ऐसे करके पार्टिकल्स आ रहे हैं। Photons are particles of light. Quanta are the particle of radiation which is having a perfect energy. हर पार्टिकल की एक परफेक्ट एनर्जी है, वो h नहीं। इसका मतलब ये लाइट जो है ये तो पार्टिकल है, और अगर पार्टिकल नहीं है तो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक फिक्स्ड एनर्जी के। तो ग्लूकोज एनर्जी, ग्लूकोज की इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बिस्किट है, हर बिस्किट एक पार्टिकल है जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी। ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू था, मतलब हम वेव कॉन्टिन्यूस समझ रहे वेव है, पर वो वेव के साथ साथ पार्टिकल भी है, क्योंकि उसकी एनर्जी एक पार्टिकल में स्टोर होती है। हाँ, ये बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी आर स्टोर इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स इन लाइट एंड क्वांटा। समझ रहे हो? तो हम कहेंगे भाई अगर ऐसा है तो ये लाइट, एक फोटोन पड़ा दिखना चाहिए, फिर ब्लिंक हो जाना चाहिए जब तक दूसरा फोटोन नहीं आ रहा। मतलब कोई भी लाइट अगर मुझे किसी बल्ब से दिख रही है तो दिख रही है, बुझ रही है, दिख रही है, बुझ रही है, ऐसे दिखना चाहिए। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कॉन्टिन्यूस आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सोर्स ऑफ लाइट के जो डिफरेंस है दो क्वांटा के बीच में, एक क्वांटा आया फिर दूसरा क्वांटा आया, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है, इतने नैनो सेकेंड्स का है कि हमारी आईज उसे पहचान नहीं पाती। हम ऐसा करके एक एक बिस्किट ऐसा ठूसे जा रहे हो कि आपकी बॉडी को लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो मतलब प्लैंक्स ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कॉन्टिन्यूस ना होके स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, और हर स्मॉल पैकेट को हम लोग बोलते हैं क्वांटा।
क्वांटा या फिर फोटोन, और हर फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और अगर n फोटॉन्स होंगे तो nh न्यू एनर्जी हो जाएगी। और हर फोटॉन्स, एक फोटोन और दूसरे फोटोन के बीच का जो टाइम लैप्स है उसको हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर पाती। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई? दैट इज व्हाट इज माई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन गिव्स मी अ डिफरेंट व्यू कि लाइट which is the electromagnetic radiation also shows particle nature. So this particular thing also gives me an idea that light shows particle nature. तो आप बोलेंगे कि मैम अगर पार्टिकल नेचर है मतलब उसकी वेवलेंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत है। नो, पार्टिकल एज वेल एज वेव, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वेव ना हो, क्योंकि भाई लाइट से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। आप आगे जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आपने पढ़ाई है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस आप पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, लाइट की प्रॉपर्टी है, मतलब एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो वेव नेचर तो है ही है, साथ में पार्टिकल नेचर भी है। जब जो काम आए वो दिखाओ, समझे? तो लाइट के दो नेचर है, एक वेव एक पार्टिकल। रिफ्लेक्शन कराना है, रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, लेंसेज को यूज करना है तो लाइट वेव है। लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करना है, और आगे हम एक और पढ़ेंगे इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम यूज करेंगे तो लाइट का पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट इज नीदर वेव नॉर पार्टिकल, इट इज बोथ, इट हैज डुअल नेचर। तो लाइट हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। प्लैंक हाइपोथेसिस एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि आपका लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? Now next thing is photoelectric effect, photoelectric effect। और ये photoelectric effect अगेन एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूफ करने के लिए कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। आप सोच रहे हैं उसने कितनी मेहनत करी ये सारी चीज़ें देखने के लिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड और थॉमसन ने नहीं करी थी, है ना? चलिए, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ध्यान से सुनेंगे। It is an effect which shows emission of electron occurs from a metal surface when a light of sufficient energy strikes the metal surface। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, हमने एक मेटल सरफेस लिया, लेट्स से एक मेटल लिया कोई भी, यहाँ से हमने कुछ लाइट ली और यहाँ से इस तरीके से यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ से ये सिस्टम को कनेक्ट करते हुए यहाँ एक एमीमीटर लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक मेटल सरफेस लिया, एक मेटल रॉड ली, इस पे कुछ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्ट्राइक कराया और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी जो होती है वो स्ट्राइक कराई। ठीक है, जैसे ही मैंने स्ट्राइक करा, पहले सोचो प्रोसेस हुआ क्या, पहले आपने कुछ एनर्जी के रेडिएशन स्ट्राइक कराई, कुछ नहीं हुआ, एनर्जी बढ़ाई, फिर स्ट्राइक कराई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार करी, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट एनर्जी उस मेटल सरफेस पे जो है मारी। एक पर्टिकुलर एनर्जी के बाद जब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, अचानक से इस सिस्टम में करंट आ गया, एमीमीटर जो है एकदम से डिफ्लेक्ट करा, मतलब सिस्टम में क्या आ गया, करंट आ गया। और सिस्टम में करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इसका मतलब जब मैं ये लाइट इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हूँ तो यहाँ से हमारे क्या निकले हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जो जाके सिस्टम में क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब इस किस तरीके से ये काम हो गया। तो यहाँ पर इस एनर्जी, जब इस एनर्जी से मारा गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और उसने करंट दे दिया। ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, इस मेटल सरफेस में ऑब्वियसली एटम्स होंगे, भाई मेटल के अंदर क्या हो गए, एटम।
एटम में मैं मानती हूँ न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है कैसा है इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम नहीं, पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। जब आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मेटल सरफेस से, तो आपको एटलीस्ट उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जिस तरीके से, जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस से बाइंड है, अगर मैं उससे ज़्यादा एनर्जी दूंगी तभी ये बाहर निकलेगा ना, समझ रहे हो? तो एक तरीके से मुझे बताइए कि मुझे लेट्स से अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए ताकि मैं एक फ़ोन खरीद सकूं। मेरे को ये चीज़ फिक्स्ड है कि भाई मेरे को 10,000 का फ़ोन लेना है, तो आप मुझे 5,000 दोगे तो मैं फ़ोन नहीं खरीद सकती, 10,000 दोगे तो मैं फ़ोन खरीद सकती हूँ, पर मैं सेव कुछ नहीं कर पाऊंगी, एक्स्ट्रा मनी मेरे पास नहीं होगी। लेकिन अब मुझे अगर 11,000 दोगे तो मैं 10,000 का फ़ोन भी ले सकती हूँ और 1,000 रुपये सेव भी कर सकती हूँ। ये दोनों चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भाग के इस इलेक्ट्रोड पे जाके करंट देना, दो डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनर्जी, लेट्स से एक्स एनर्जी, एक्स जूल्स ऑफ एनर्जी देने के बाद अगर मैं एक्स से ज़्यादा दे रही हूँ तो करंट फ्लो कर रहा है। मतलब ये है कि एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मुझे चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बस इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन मूव करने की ताकत नहीं रख पाएगा, एनर्जी नहीं है उसके पास मूव करने की। लेकिन जब आप एनर्जी एक्स जूल से ज़्यादा दोगे तो एक्स जूल खर्च करके निकलेगा भी सही, और जो एक्सेस एनर्जी है उससे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू भागेगा भी सही, और भागेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ये फिनोमिना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसका मतलब आपको हर मेटल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर आप दोगे तो मेरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और वो फिक्स्ड वैल्यू हर मेटल के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि हर मेटल में एक डिफरेंट एटम होगा और हर एटम का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एक डिफरेंट एनर्जी से बाइंडिंग होगी। सर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक गोल्ड का मेटल ले रही हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जिस तरीके से हेल्ड है उतने सिल्वर में भी हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिफरेंट है, तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। तो हर मेटल के लिए ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, हर मेटल के लिए फिक्स्ड वैल्यू चेंज होगी। बट उस पर्टिकुलर वैल्यू से जब आप ज़्यादा एनर्जी दोगे, पहले तो वो पर्टिकुलर वैल्यू पहचानो, और उस पर्टिकुलर वैल्यू से जब आप ज़्यादा वैल्यू ऑफ एनर्जी दोगे तभी मेरा इलेक्ट्रॉन जो है भागेगा। तो अब अगर मैं बोलूँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट अ फोटोन, एक फोटोन को एमिट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं वर्क फंक्शन। हर एटम का, हर मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एक तरीके से उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है। दिस इज समवॉट लाइक द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से आपने दी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर आप एक फोटोन देते हो, तो मैं अभी एक ही फोटोन की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक फोटोन आपने दिया जिसकी एनर्जी थी एच न्यू, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, हालांकि आगे जाके कुछ और हो जाएगा, ये फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। और लाइट एक वेव अगर मैं मानूँ तो वेव का पार्टिकल से कैसे मतलब कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हो सकता है सिर्फ तभी ना जब वेव के अंदर एक पार्टिकल जो है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, वो पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करे, अपनी सारी एनर्जी से दे और ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर बाहर निकल जाए, ये तभी पॉसिबल है। मतलब ये जो है एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एच न्यू मतलब फोटोन, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ अ लाइट, और उस फोटोन का एनर्जी एच न्यू। तो फोटोन एक पार्टिकल है और वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, अपनी एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से बाहर जा रहा है। कुछ एनर्जी वो यूज़ कर रहा है अपनी न्यूक्लियस से छुटकारा पाने के लिए, जो बची कुछ एनर्जी जो एक्सेस में है उसको यूज़ कर रहा है भागने के लिए। तो वो सारी एनर्जी जो है इस फोटोन से ले रहा है। मतलब ऑब्वियसली लाइट पार्टिकल है, क्योंकि अगर लाइट वेव होती तो ये इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कैसे बताते, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव इनका कैसे कोलिजन हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। मतलब ये आपका जो लाइट है वो वेव ना होके पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो ये भी उसी चीज़ से हमारा क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। तो आपने जो एनर्जी सप्लाई करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में से,
उसमें से जो मिनिमम एनर्जी है जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसने यूज़ किया, प्लस जो बची कुछ एनर्जी है उसने उसको किस में यूज़ कर लिया, अपनी काइनेटिक एनर्जी में, ताकि वो दौड़ के जो है नेक्स्ट की तरफ पहुंच जाए, है ना। तो ये इक्वेशन होगी, एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो है एच न्यू, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और वर्क फंक्शन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, जस्ट लाइक, क्योंकि वही एनर्जी उसने ली है, तो एच न्यू आपने दी, एच न्यू नॉट उसने यूज़ करी, बाकी सब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नॉट में जो न्यू नॉट है उसे हम बोल सकते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर हुई? तो हमारा एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मास और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई कि अगर सपोज आप 10,000 जूल एनर्जी दे रहे हो और मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए टू इजेक्ट वो अगर 700 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 300 जूल। बोले बात समझ आई? तो ये एनर्जी जो है आपने सप्लाई करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इतनी एनर्जी उसे चाहिए थी, मतलब वर्क फंक्शन इसका 700 जूल है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वही उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक बात समझ आई? अगर आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, लेट्स से एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो वो है 600 जूल और इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 700 जूल, तो क्या आप उतनी एनर्जी दे पा रहे हो जितना उसे मिनिमम चाहिए? नहीं दे पा रहे, तो नो इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, नो इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, करंट ही फ्लो नहीं होगा। बात आपको क्लियर हो रही है? तो इस बेसिस पे हम जो है इस तरीके से ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं। तो अब सोचो, तो हमारे पास हुआ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यही हुआ। या फिर ऐसे लिख देते हैं, और मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो वो ग्राफ का शेप कैसा होगा मुझे सोचना है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ले रही हूँ वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हुआ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो y इक्वल्स टू, ये एक्स एक्सिस पे लिया मैंने, तो mx प्लस सी हुआ, बट आपका जो स्लोप है विच इज c वो है माइनस ऑफ एच न्यू नॉट, है ना। और एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं, वो ये है माइनस ऑफ एच न्यू नॉट हुआ, ठीक है, और आप स्लोप कह रही, सॉरी इंटरसेप्ट, और स्लोप जो है वो हुआ m विच इज h। तो अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाया मैंने, तो स्लोप हुआ h और इंटरसेप्ट हुआ माइनस एच न्यू नॉट। तो इसका मतलब जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर नहीं आ गई तब तक आपकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जो है बढ़ी नहीं। तो इस हिसाब से आपका कोई ग्राफ होगा कि स्लोप तो पॉजिटिव है ग्राफ का h, बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इसको जब आप यहाँ लेके जाओगे तो ये इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, कितना, माइनस एच न्यू नॉट। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसी को हम बोलते हैं न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आपको मारनी पड़ेगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को दौड़वाना भी है, करंट भी पास करना है, तो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको बेटा? तो इस तरीके से हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इमेजिन करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें और आती हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगी। ये एक तरीके से बोल लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है केस 1, इफ frequency of incident radiation is increased but intensity remains the same. What do you mean by this? इसका क्या मतलब है? इंटेंसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर लाइट। एक ही लाइट को कितनी बार आपने मारा, तो कितनी बार मैं मार रही हूँ वो फिक्स रख रही हूँ, बट मैं एनर्जी जो दे रही हूँ उसको बढ़ा रही हूँ। तो मैंने दो केसेस ले लिए कि एक ही बार मारा दोनों में, बट एक बार कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एक बार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो क्या डिफरेंस होगा?
जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी को सेम रखते हैं देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इमेजिन करो दो केसेस आपने लिए, आप दोनों केसेस में एक बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना है ना, ये बात तो पक्का है। मैंने फिक्स कर दिया कि वर्क फंक्शन 700 जूल है, यहाँ पे भी मैंने वर्क फंक्शन 700 जूल कर दिया। मैं एज्यूम कर रही हूँ दोनों जगह इस साइड जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ वो है 1000 जूल और यहाँ जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ बेटा वो है 2000 जूल। दोनों में इंटेंसिटी सेम है, मतलब दोनों लाइट को एक ही बार स्ट्राइक किया तो वन स्ट्राइक मैंने लिख दिया। वन स्ट्राइक मतलब इंटेंसिटी मैंने सेम कर दी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेट्स से एक एजेक्ट हो रहा है। एक एग्जांपल मारती हूँ कि हर स्ट्राइक पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। एग्जांपल, 2 बार स्ट्राइक करोगे 2 निकलेंगे, तो हर स्ट्राइक पे लेट्स एज्यूम 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो एक स्ट्राइक कर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1000 दे रहे हो, 700 चाहिए था मतलब 300 जूल आया ना। यहाँ पर भी एक ही स्ट्राइक किया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बट 2000 दे रहे हो और 2000 चाहिए दिया है और 700 जूल चाहिए मतलब 1300 जूल। तो इस केस में क्या हुआ, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब एनर्जी बढ़ेगी बट नंबर ऑफ स्ट्राइक सेम है, तो हर स्ट्राइक पे एक फिक्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने निकलेंगे बट क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाँ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर? चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज सेम बट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। तो सेम केस मैंने लिया, वर्क फंक्शन 700 जूल मतलब मिनिमम 700 जूल तो तुम्हें देना ही है। एनर्जी जो तुम दे रहे हो यहाँ पे भी 1000 जूल दे रहे हो, यहाँ पे भी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रखी मतलब एनर्जी सेम हो गई, हाँ या ना। पर यहाँ एक स्ट्राइक कर रहे हो और यहाँ 2 स्ट्राइक कर रहे हो, तो जब हर स्ट्राइक में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक स्ट्राइक में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 300 जूल होगी। यहाँ पे 2 स्ट्राइक में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे पर दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी 300 जूल होगी। तो जब नंबर ऑफ स्ट्राइक्स या इंटेंसिटी बढ़ता है कीपिंग एनर्जी सेम या फ्रीक्वेंसी सेम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं बट उन सब की एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। तो इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। काफी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर हो गई? इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लास्ट में चलते चलते एक और टर्म बताऊंगी बेटा मैं आपको, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं एमीमीटर के साथ यहाँ एक वोल्ट मीटर भी लगा रही हूँ जिससे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर सकूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल के इस मेटल को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। मैं अगर किसी तरीके से इस पर वोल्ट लगा के मतलब इस पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज दे दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और जब मैं इस पर नेगेटिव चार्ज दूंगी तो मेरे को वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा तभी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो मैं कितनी मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करूं ताकि ये इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो सके, ये इजेक्शन बंद हो सके। सोचो आपने बहुत ही कम नेगेटिव दिया है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो वो परवाह नहीं करेंगे इस छोटे से अपोजिंग फोर्स के, वो निकल जाएंगे। तो आप कितना अपोजिंग फोर्स बढ़ाओ ताकि इलेक्ट्रॉन को रोक सको, वो होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब दिस इज द पोटेंशियल विच इज अप्लाइड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम
लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और भाई इलेक्ट्रॉन जो है भाग कर आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, तो वो जिस एनर्जी के साथ आ रहा है एटलीस्ट उतनी एनर्जी उसे वहाँ मिले तो वो रुक जाएगा। मतलब ये समझो कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वो नहीं होता सांड लाल कपड़े के पीछे भागता है ना, तो अगर आप कुछ बहुत लाल कपड़ा दिखाएंगे तो सांड ऐसे बिना देखे उसके जो आएगा उसको भागता रहेगा और जो भी उसके सामने आएगा उसे कुचलता रहेगा। बट अगर आपने कुछ ऐसा चीज़ दिखाई जो सांड को रोक सके या उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सके, या फिर आपने उसके सामने एक बहुत बड़ा सांड रख दिया जिससे वो डर जाए, या फिर इसकी एनर्जी को मैं अगर रोकना चाहती हूँ मुझे एटलीस्ट उतनी एनर्जी सामने देनी पड़ेगी ना, तभी आपका वो रुकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ किस एनर्जी से जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैं अप्लाई करूँ, इस एनर्जी को मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूँ तो चार्ज इंटू वोल्ट एनर्जी होती है। तो अगर मिनिमम एनर्जी मैं काइनेटिक एनर्जी रखूँ और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैं मल्टीप्लाई करूँ, उस टाइम पे जो वोल्टेज आएगा उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इस वोल्टेज से जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन उस टर्मिनल पे नहीं जाएगा। समझे? तो E क्या है यहाँ पे? E है आपका एनर्जी, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल, हमेशा याद रखिए चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, जिसको आपने रोकना है, और पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, तो ये एनर्जी एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए? जिस एनर्जी से वो भाग रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला से मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकती हूँ, जो कि हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। बात क्लियर होगी? तो ये जो फिनोमेना हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जो मुझे ये बता रहा है कि हमारा लाइट डुअल नेचर शो करता है। और बोहर का ये सारा का सारा वर्क जो है बैकग्राउंड वर्क है, मुझे समझाने के लिए कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, इसको देखिए। और वो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दिमाग में रख के, उसका पार्टिकल नेचर को दिमाग में रख के ही अपना मॉडल जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो अब बोहर का मॉडल क्या होगा, कीपिंग ऑल दिस बैकग्राउंड वर्क इन माइंड, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बात क्लियर हुई?